हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। जेपीएससी जेट पेपर 2 इतिहास की क्लासेस हम लोग फिर से कुछ दिनों की गैप के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम लोग पिछले क्लास में हमने हुमायूं तक पढ़ा था और हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो है उनके पुत्र अकबर। ठीक है, आज हम लोग मुगल सम्राट अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर का नाम ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा, चाहे आपका पेपर इतिहास हिस्ट्री हो या नहीं हो, आप साइंस में मैथ से हो, फिजिक्स से है, बायो से है या कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसा इंडिया का कोई भी बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अकबर का नाम नहीं सुना होगा। जो नहीं भी पढ़ा है ना, बूढ़ा बुजुर्ग हर कोई अकबर का नाम से परिचित होंगे, निश्चित रूप से परिचित होंगे। तो जी हाँ, आज इसी अकबर के बारे में जानेंगे जो जन जन में इतने कह सकते हैं फेमस है। आखिर क्या था रीजन? क्योंकि जिस प्रकार हम लोग एंशियंट में अशोका द ग्रेट बोलते हैं ना, है ना, उसी प्रकार मिडाइवल में हम लोग बोलते हैं अकबर महान। ठीक है, इसके नाम के साथ ग्रेट जुड़ जाता है। ठीक है, तो अकबर क्यों महान था, आज की क्लासेस से आपको पता चल जाएगा। शासक आते हैं जाते हैं, ठीक है, काम लगभग सबका एक ही रहता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, प्रशासन को संभालना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन किसी का काम करने का तरीका ऐसा हो जाता है ना, इतिहास में वो अमर हो जाते हैं। ये तो रही इनकी विशेष बात है। और अगर आपको मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर का नाम पूछा जाएगा तो नो डाउट अकबर। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम कुछ सोचते हैं, अलाउद्दीन खिलजी था ग्रेटेस्ट, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका था ना, वो पूरी तरह कह सकते डोमिनेट होकर काम करते थे, पूरी तरह कह सकते एक प्रकार से निरंकुश शासक वाला उनका छवि था। जबकि अकबर ने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, सभी कम्युनिटी को आपस में मिलाने का प्रयास किया। जिस प्रकार आप देखेंगे एंशियंट में सम्राट अशोक ने क्या चलाया था, सभी धर्मों को आपस में मेल जोल रखने के लिए, लोगों में आपसी विभेदता है उसको मिटाने के लिए अशोक ने धम्म की नीति चलाई थी। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हैं कि सम्राट अकबर भी अपने जीवन काल में क्या करते हैं, दीन इलाही लेकर आते हैं। तो दोनों में समानता है। ठीक है, यानी कह सकते पूरे प्राचीन भारत का सबसे महान शासक तो अशोक, मध्यकालीन भारत का सबसे महान शासक तो अकबर। आज इसी अकबर के बारे में जानेंगे। प्रशासन, धार्मिक नीति और भी जो महत्वपूर्ण युद्ध इसने लड़े, एक ही क्लास में सब कुछ आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे चल रही है। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल सिस्टमैटिक क्लासेस करें, सारे का नोट्स मिले, एमसीक्यू मिले, तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1। ठीक है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 जो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको और भी कुछ चीजें मिल जाएगी। क्या चीजें मिल जाएगी? वहां पर आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट क्लास मिलेगा, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, कंप्लीट क्लास भी मिल जाएगा, और क्लास के साथ साथ यहाँ पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। तो इन सभी के लिए क्या करना है, आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मॉक टेस्ट में भी जा सकते हैं और कंप्लीट क्लास में जो भी आपको चाहिए हर एक सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एंट्री करते हैं, और आज अकबर से जुड़ा हुआ एक भी सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ छूट जाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा सर ये छूट गया है। तो चलिए, ये रहा हमारा आज का क्लास, अकबर के बारे में जानेंगे। तो अकबर का जो शासनकाल है ना, उसको हम अलग अलग फेज में बांट कर देखेंगे। ठीक है, अकबर के शासनकाल को हम लोग अलग अलग फेज में बांट कर देखेंगे। अब मैं आपको एक बार ऐप लास्ट में दिखा दूंगा किस प्रकार क्लासेस है, कौन कौन सा नोट्स है, उस पर अभी हम लोग आएंगे। तो पहले हम लोग क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहले आज का क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर उसी पर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकबर,
किसके बाद बना? हुमायूं। तो अकबर के पिता का नाम क्या हो गया? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र थे अकबर। अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो उसको देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, 1556 से 1605। 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल विभिन्न फेज में गुजरा है। पहले 56 से 60, फिर 60 से 62 और फिर 1562 से 1605। तो 1560 तक जो इनका शासन था, 1556 से 1560, इसको कहते हैं संरक्षण का काल, क्योंकि वो खुद ही नाबालिग था, है ना, अकबर नाबालिग था, वह 18 साल से कम उम्र का था। तो 1556 से 60 तक, 1556 से लेकर 60 तक ये बैरम खां के संरक्षण में रहे, इसीलिए इसको बैरम खां का संरक्षण काल भी कहते हैं। 1556 से 60, 1560 में बैरम खां की हत्या हो जाती है। इसके बाद फिर से ये 2 साल घर का जो होता है ना, कि जैसे घर में आपका जब आप छोटे रहते थोड़ा, तो आपकी फुआ का, आपके घर में जो काम करने वाली दाई का, आपके जो घर में बूढ़ी है, बूढ़े लोग हैं, है ना, दादी का, उन सब का आप पे प्रभाव रहता है। तो अकबर का फिर अगला जो फेज आता है 1560 से 62, वो उनका क्या था? वो पेटिकॉट कहा जाता है उसको ना, या पर्दा सरकार। पेटिकॉट सरकार या पर्दा सरकार इसको बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं एक से पारिवारिक लोगों के द्वारा ये कंट्रोल में थे। अब तक ये खुलकर नहीं आ पाए थे। अब 1562 के बाद जब ये आए ना, तो उसके बाद अकबर का असली व्यक्तित्व कह सकते दुनिया के सामने आया, और उनका एज भी ठीक ठाक हो गया, मैच्योर भी हो गया था। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अकबर का विजयी अभियान, अकबर की प्रशासनिक नीतियां। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसकी चीज को देखते हैं। तो अकबर का प्रारंभिक शासनकाल 1556 से 60, इसको बोलते हैं संरक्षण का काल। तो किसके संरक्षण का काल? तो बैरम खां के संरक्षण का काल, ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत ही कठिन परिस्थितियां भी थी। संरक्षण इसलिए जरूरी था कि परिस्थितियां भी उस समय कठिन थी, संरक्षण ऐसे नहीं था, संरक्षण का कारण भी था, अकबर से सारा कुछ हैंडल होना था नहीं, इसलिए हुमायूं का विश्वसनीय बैरम खां ने इसका भरपूर सहयोग दिया। तो सबसे पहले कि राज्याभिषेक किस विषम परिस्थिति में हुआ था? आपको पता है हुमायूं की मृत्यु अचानक हो गई थी। दीन पनाह के किले से गिरकर, दीन पनाह जो उनका कह सकते की किला भी कह सकते हैं, वहीं पे इनका एक लाइब्रेरी था, पुस्तकालय, वहीं से 24 जनवरी 1556 को हुमायूं जो है ना, दीन पनाह जो पुस्तकालय है, वहां के सीढ़ियों से गिरकर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। यानी ये आकस्मिक निधन था, लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। इसी बीच जो इसके पुत्र अकबर थे, वह पंजाब के कालानौर में एक कह सकते हैं विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था। विद्रोह में वो वहां पर कह सकते हैं अपने कार्य में व्यस्त था। इसी समय उसको पिता की मृत्यु का खबर मिलता है, ठीक है। तो अकबर उसमें पंजाब में सिकंदर सूरी के विरुद्ध अभियान पर था, विद्रोह को दबाने गया था। इसी बीच 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के कालानौर में ईंटों के सिंहासन में बैरम खां के संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। समझ रहे, कोई तैयारी नहीं, राज्याभिषेक जब होता है तो काफी ताम झाम होता है, लेकिन अकबर के पास इतनी विषम परिस्थिति थी, तो सोचिए कि राज्याभिषेक तक का वक्त नहीं मिला, एक सिंहासन तक भी नहीं था, ईंट का सिंहासन बनाया गया, क्योंकि वह युद्ध में व्यस्त था, युद्ध भूमि में था। वहां पर उसने राज्याभिषेक करके खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन उसके सामने चुनौतियां थी। जब वो वहां था, है ना, पंजाब में, उसी समय अफगान सरदार, ठीक है, जिसका नाम है हेमू, पूरा नाम है हेमचंद, इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी मुगल सत्ता का अस्तित्व खत्म हो गया था। ये पंजाब में ही थे, भले ही उसने खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में, लेकिन वास्तविक रूप से दिल्ली पर हेमू का शासन था। इसके अलावा अगर वो दूसरी ओर जाए काबुल में, तो काबुल में भी उसके चचेरे भाई मिर्जा हकीम स्वतंत्र शासक के रूप में वहां पर कार्य कर रहा था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ से निकल चुकी थी। अब इसको बैरम खां का संरक्षण मिला, और बैरम खां ने आव देखा ना ताव, और सीधे आके वो भिड़ गए, किससे भिड़ गए? हेमू से। वही हेमू अफगानों का सेनापति, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने लगातार 22 युद्ध में विजय प्राप्त की थी।
वह लगातार 22 युद्ध जीत चुका था और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अब उस हेमू के खिलाफ युद्ध था और कहा जाता है इस युद्ध में, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से फेमस है, इस युद्ध को याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, डेट भी याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को ये था फर्स्ट पानीपत का पहला युद्ध, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यहां इसने पानीपत के मैदान में फिर से एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये 5 नवंबर 1556 को हुआ, यानी लगभग 30 सालों के बाद फिर उसी मैदान पर पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अब मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना होती है। जो सत्ता उखड़ गई थी उसको फिर से स्थापित किया जाता है और इसके बाद जो सत्ता आती है ना, बाद में आधुनिक भारत में अंग्रेजों के कारण ही उसका फिर पतन होता है। नहीं तो ये अनवरत रूप से फिर कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि दिल्ली पे मुगलों का अधिकार नहीं रहा हो। तो चलिए फिर से आते हैं। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया कब? 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच? तो एक तरफ अकबर और बैरम खां, दूसरा तरफ था आपका हेमचंद्र, जिसने की विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कहा जाता है युद्ध की जो परिस्थितियां बन रही थी कि अकबर हार रहा था, बैरम खां की सेना, मुगलों की सेना हार रही थी। इसी बीच में एक तीर जाकर बैरम खां का तीर जाके कहां लग जाता है? लग जाता है हेमू के आंख में। और जब युद्ध का नेतृत्व करता घायल हो जाता तो सेना में क्या हो गया? भगदड़ मच गया। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने यह युद्ध जीत लिया और युद्ध भूमि में ही ये हेमू मारे गए। और इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई, बैरम खां की जीत हुई और दिल्ली में मुगल सत्ता फिर से हरी भरी हो गई। मुगल सत्ता की फिर से स्थापना हो गई और यह अस्थायी स्थापना। जैसे हमने पहले कहा, अकबर के शासनकाल को अलग अलग फेज में बांटकर देखेंगे। तो पहला जो 1556 से 60 तक का काल है, इसको बोलते हैं संरक्षण का काल। किसका संरक्षण का काल? तो बैरम खां का संरक्षण का काल। बैरम खां का सर्वेसर्वा था। अकबर से ज्यादा पावर उसमें बैरम खां का था। बैरम खां ने प्रधानमंत्री का पद लिया, इसको वकील भी कहते हैं। तो बैरम खां को वकील का पद दिया गया, यानी प्रधानमंत्री का पद दिया गया और उपाधि दी खाने खाना की। ठीक है, इसकी उपलब्धियां क्या रही कि बैरम खां ने ग्वालियर जीता, अजमेर जीता और जौनपुर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। प्रशासन की बात करें, उसने प्रारंभिक दौर में प्रशासन को व्यवस्थित किया, लेकिन उसका स्वभाव क्या था? जिद्दी था और शिया विचारधारा का व्यक्ति था। इसके कारण उसका झुकाव भी उधर ही था, जिससे सुन्नी जो तुर्की थे वो उससे जलने लगे और अकबर के कान में इन चीजों को भरने लगे। अकबर और सभी मुगल शासक थे सुन्नी। आपको पता है कि इस्लाम में 2 प्रकार की विचारधारा है, एक शिया और सुन्नी। तो जो आपके मुगल थे वो सुन्नी थे, लेकिन आपका बैरम खां क्या था? शिया था। उसका झुकाव ज्यादा उधर था। इसके कारण जो मुगलों के जो वास्तविक तुर्की सरदार थे, उसको बैरम खां से नफरत था और वो बार बार अकबर के कानों में चीजों को भरने लगा। तो अकबर भी सुनते सुनते उसके दिमाग में भी आ गया और इसको ये भी लगा कि यह बहुत ज्यादा ही, यह आदमी हमको बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। आप ही देखिए, आप ही का अगर कोई बेटा, आप ही समाज में, आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, आपको अपने गार्जियन का संरक्षण पसंद नहीं आता है। वो बोलेगा यहाँ मत जा, ये मत करो, तुमसे ज्यादा होशियार हम है, मेरा जिंदगी का अनुभव है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वही अब अकबर को अच्छा नहीं लगने लगा। बैरम खां जिसने उसको काफी मदद करी थी, लेकिन वही बैरम खां अब इसको खटकने लगा था। ठीक है, उसका 18 वर्ष भी हो गया था, है ना, यह पूरा एडल्ट पहुंच चुका था। इसके कारण अब उसको खुद भी चाहता था बैरम खां यहाँ से हट जाए। ठीक है, दरबार में षड्यंत्र होता है और इस षड्यंत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वह उसकी धाई माँ महामनगा। धाई माँ मतलब घर की दासी। ठीक है, दासी, लेकिन इंडियन कल्चर में आपको पता है घर के नौकर को भी लोग
आंटी बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह उसको धाई माँ का दर्जा दिया गया था। उसको पालने पोसने वाली माँ थी महामनगा, और उसका पुत्र अदम खां। बैरम खां के विरुद्ध अकबर का कान दिन भर भरते रहता है, क्या जिसको चुगली, है ना। बैरम खां का चुगली की देखो वो तो सिया है, हम लोग सुन्नी है, वो तो उसका पक्षीधर है, कुछ भी देखो तुमको तो वैल्यू नहीं दे रहा है, खुद को ही राजा समझ रहा है। इस तरह का बात कर करके अकबर का कान में भरा। इसके बाद अकबर ने उसको क्या कहा, आप दरबार छोड़ दीजिए, ठीक है, आप सेवा छोड़ दीजिए, सेवानिवृत्त हो जाइए। लेकिन बैरम खान ने नहीं माना। जो आदमी हमेशा शेर की तरह जिया है उसको फिर आप डाउन में लाइएगा तो जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, उसने सेवानिवृत्त होने से मना कर दिया और बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। लेकिन तिलवाड़ा के युद्ध में वो हार गए। तिलवाड़ा कहाँ, पंजाब के, 1560 में। तो बैरम खां किस युद्ध में हारा, तिलवाड़ा के युद्ध में। तिलवाड़ा कहाँ है, पंजाब में। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1560 में। अब अकबर ने कहा कि देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी हम हत्या नहीं करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है, आप यहाँ हमको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, आप कहाँ जाइए, एज हो गया है, मक्का घूम के आइए, मक्का चले जाइए, ठीक है। वह जाने लगा। लेकिन रास्ते में जब उसके पास एक अफगान सरदार जिसका नाम है, क्या नाम है उसका पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था, तो वहीं पर उसको मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। क्यों, क्योंकि जब हुमायूं, याद कीजिए, जब हुमायूं वापस लौटा था ईरान से, हुमायूं जब लौटा था तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था 1556 में। उस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी, और वहीं पर और उसी में हुमायूं का सेनापति कौन था उसमें, बैरम खान ने यहां पर इसके पिता की हत्या की थी। इसके पिता मुबारक खां के पिता उस युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में लड़ रहे थे, और उसी दिन मुबारक खां ने यह फैसला किया था, यह शपथ लिया था, एक न एक दिन हम लोग पिता की हत्या का बदला लेंगे। और उसको अब पता चल गया कि जो आपके बैरम खां है उसका अकबर से बन नहीं रहा है, दोनों में क्या चल रहा है, टेंशन चल रहा है, और इसको दरबार से भगा दिया है। अब उस पर अटैक किया और पाटन, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर घात लगाकर वो बैठा था, और वहीं पर चाकू मारकर उसने, मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में जिसने उसके पिता को मारा था बैरम खां ने, अब उसकी हत्या कर वो काफी खुश था, ठीक है। यानी बैरम खान का चैप्टर द एंड हो जाता है। तो सर्दी है और गले में खराश है, इसलिए आवाज थोड़ा आपको दिक्कत होगा, हो सकता है कि कम सुनाई दे, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं आपका क्लास अच्छे से लूं, कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अगला जो फेज आता है इसको हमने कहा पेटिकोट शासन या अटका खेल या दरबारी शासन, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसके परिवार के लोगों का, अब इस पे अब बैरम खान ने छोड़ा, अब परिवार के जो बड़े बुजुर्ग, माता तो नहीं बोलेंगे, दादी, है ना, इसके बाद पालने वाली माता, ढाई माँ, उन सब का प्रभाव बढ़ा। तो बैरम खान के जाने पर सत्ता पर राजमहल की महिलाओं और उसके सगे संबंधियों का प्रभाव बढ़ा। इसी को हम लोग कहते हैं पर्दा शासन, इसी को कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट शासन, ठीक है, या इसी को कहते हैं अटका खेल। ये चला 1560 से लेकर 62 2 साल। ये पूछा जाता है इस अटका खेल या पर्दा शासन में मुख्य किरदार कौन कौन थे। यहाँ पर महामनगा जो उसकी ढाई माँ थी, दासी, इसका उसका पुत्र था अदम खान। महामनगा का बेटा था अदम खान, बड़ा ही जिद्दी और बड़ा ही निर्दयी और बड़ा ही उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। इससे अकबर भी परेशान रहता था। लास्ट में अकबर ने इसको मरवाया भी, बाद में आप देखेंगे, ठीक है। और एक था जीजी अनगा। इन सब का यहाँ पर तुति बोलता था। इन लोगों का अकबर पे पूरा पकड़ था। अकबर को कुछ भी काम करना हो तो पहले यही लोग को पकड़ना होगा, ठीक है। दरबार में यानी कह सकते दरबार अकबर जो है ना एक षड्यंत्र के तहत गिरा था, और 1562 में अंततः इसने इसको जो बहुत ज्यादा आप किसी पर हस्तक्षेप कीजिएगा थोड़ा गुस्सा लगता है, तो अदम खां ने अति कर दिया था। अदम खान ने अति कर दिया था, और यह भी बिल्कुल सम्राट की तरह, छत्र बादशाह की तरह छत्र लगाने लगा था अपने सर पर। जिस प्रकार सम्राट जिस प्रकार हाथी से चलता था, घोड़ों से, यह भी अपने दरबार में हाथी लगाने लगा। यानी खुद को यह बादशाह से कम नहीं समझता था। ये सब अकबर को भी नागवार गुजरा, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने जब आदम खान ने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी,
जब इसका मन इतना बढ़ा उसके प्रधानमंत्री तक की हत्या कर दी, तब इसने कहा कि अब बहुत हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कहा, आदम खां को किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया, और कहा जाता है एक बार नहीं 3 बार फेंकवाया, 3 टाइम्स, जब तक यह मर नहीं गया, ठीक है। 3 टाइम्स, 3 बार इसने किले की दीवार से आदम खां को नीचे फेंका, फिर उठाया, फिर फेंका, है ना। यानी कह सकते हैं अब यह स्वतंत्र हो गया, पेटिकॉट शासन से भी मुक्त हो गया, बैरम खां के संरक्षण से भी मुक्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका साम्राज्य का विस्तार। तो साम्राज्य का जो विस्तार किया, तो इसने हर एक क्षेत्र में, हम लोग एक एक क्षेत्र को देखेंगे, शॉर्टकट में समझने का प्रयास करेंगे, अलग अलग फेज में बांटेंगे। तो पहला चरण है प्रारंभिक चरण 1560 से 70। वह 1560 से 70 उसने ज्यादा क्या देर फोकस किया, ज्यादा जो उसने फोकस किया वह था मालवा, गोंडवाना, और गोंडवाना की रानी दुर्गावती। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि रानी दुर्गावती किसके खिलाफ युद्ध में लड़ी थी, तो अकबर के खिलाफ। ये कहाँ की शासिका थी, गोंडवाना की। इसी प्रकार राजस्थान के कुछ जिले, चित्तौड़ और रणथंभौर पर इसने विजय प्राप्त की। कब, 1560 से 70 के दौर में। दूसरा जो था इसका नीति था वो सामरिक और आर्थिक विजय कहते हैं, 1570 से लेकर 1580। और यहां पर अकबर ने क्या क्या जीता, 1570 से 80 में अकबर ने गुजरात जीता, 1572 में बिहार और बंगाल जीता, 1574-76 में। और कहा जाता है कि गुजरात जब अकबर ने जीता है, गुजरात विजय, यहीं पर अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र को देखा, और विदेश से मुगलों का व्यापार यहाँ से अब शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है गुजरात एक बंदरगाह राज्य है, तो उसको जीतने के बाद अब विदेश व्यापार भी शुरू हुआ, और अकबर ने कहा जाता है यहीं पर पहली बार समुद्र देखा था। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमा, जो कि विदेशी आक्रमण का द्वार था, उत्तर पश्चिमी सीमा, इसको सुदृढ़ करने के लिए उसने जो भी वहां प्रांत थे, काबुल हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब को जीतकर अपने नियंत्रण में लिया, और उत्तर पश्चिमी सीमा से जो आक्रमण होते थे उसको कंट्रोल करने का काम किया। दक्षिण में भी इसने अभियान चलाया, लेकिन दक्षिण का अभियान का बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंपैक्ट नहीं रहा, क्योंकि इसने डायरेक्ट शासन नहीं किया, बल्कि कुछ क्षेत्रों पर इसने कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल दक्षिण में नहीं रहे। लेकिन दक्षिण की ओर इसने रुख जरूर किया था, ठीक है। अपने अंतिम फेज में 1595-1601 अपने अंतिम वर्षों में अकबर ने दक्षिण की ओर रुख किया, और खान देश, बरार और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को जीता, पूरा नहीं, थोड़ा सा कुछ हिस्सों पे कब्जा किया। और इसी क्रम में इसका अगर देखा जाए दक्षिण भारत में, तो अंतिम अभियान इसका है जीवन का, वो है असीरगढ़ का अभियान, जो कि 1601 में हुआ था। यह उसका अंतिम विजय था। असीरगढ़ के किले को इसने जीता, और इसके बाद इसने कोई भी अभियान नहीं किया। यानी अकबर का जो विस्तारवादी नीति था, लास्ट में असीरगढ़ आके वो अटक गया। इसके बाद उसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, और न ही उसने कोई विस्तारवादी नीति अपनाई। तो अकबर का अंतिम विजय कौन हो गया, असीरगढ़ का किला। इसी बीच अब देखिए अकबर क्यों महान है। दूसरा शासक क्या देखता था कि भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है, मुगल है, मुगल, और मुगल के बाद राजपूत, यानी राजपूत से अब उसे लड़ना है। बाबर ने, हुमायूं ने क्या किया, राजपूतों से लड़ाई लड़ी। इसने देखा कि राजपूतों जो इतने मजबूत हैं, उससे हम लड़ाई लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी कमजोर होंगे, उसके चक्कर में हमारा भी लॉस होगा। इससे अच्छा राजपूतों को चाहिए क्या, क्यों ना हम इसको अपने साथ मिला लें, और इसको अपना ही हम कह सकते अंग बना लें, और अपना ही हाथ पैर बना लें, अपने आप को मजबूत कर लें, अपने साथ शामिल कर लें। इसने इस नीति पर काम किया, इसलिए अकबर महान था। इसने इतना दूरदृष्टि सोचा, अगर हम लड़ते हैं, लड़ लिए, उसको हरा दिए, हम उसके जगह पे कब्जा कर लिए, लेकिन क्या वो बदला नहीं लेगा, कल फिर वो काउंटर अटैक करेगा, यानी ये युद्ध तो चलता रहेगा। हो सकता अगला बार हम भी हार जाए, तो क्यों ना हम सभी मिलकर इस एक ही साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाए। तो उसने इसी नीति के तहत राजपूत नीति चलाई। यहां पर उसने 2 चीजें, पहला शक्ति और दूसरा सद्भाव। हर कोई आसानी से चीजों को नहीं मानता है, ठीक है, हर कोई चीजों को नहीं समझता। तो सबसे पहले इसने सद्भाव की नीति अपनाई, जहां पर वैवाहिक गठबंधन और मित्रतावत संबंध के माध्यम से संबंध अच्छे किए राजपूतों से। और जिसने नहीं माना, क्योंकि ताकतवर तो था ही, सेना तो थी, उसको शक्ति के दम पर भी दबाने का प्रयास किया, ठीक है। बिना भय के प्रीत नहीं होता है, ये भी नीति अपनाया। यानी सैन्य शक्ति भी था
और सद्भाव भी था। तो वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किया अलग अलग घरानों से। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले 1562 में इसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो था राजा भारमल। राजा भारमल कहाँ के शासक? आमेर। आमेर के शासक राजा भारमल के पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, जिसे इतिहास में आप देखिए अलग अलग जोधाबाई कोई बोलता है, कोई मरियम उज जमानी भी बोलता है। तो उनके साथ सबसे पहली बार इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध 1562 में आमेर राजवंश की जो राजपुत्री थी हरखाबाई, राजा भारमल की पुत्री, उनके साथ शादी किया। इसके बाद अन्य राज्यों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन अकबर का इस वैवाहिक नीति का सबसे अच्छा क्या जानते हैं कि उसने कभी भी अपनी पत्नियों को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर नहीं किया। इस्लाम कबूलना है इसके लिए कभी भी मजबूर नहीं किया। उसको अपनी हिंदू पत्नियों को अपना धर्म की आजादी दी गई, ठीक है। इसके अलावा उसके परिवार के जो सदस्य थे, राजा मान सिंह है ना, भगवान दास, ये सब जो उसके कल ससुराल के पक्ष के लोग थे, उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए मुगल दरबार में, ऊंचे ऊंचे पद दिए, यानी दोनों खुश। वो भी मुगलों के साथ जुड़ के खुश थे, मुगल भी उसके साथ जुड़कर खुश थे। एक प्रकार से कह सकते हैं दुश्मनी का अंत हो गई। जिसे मान ली भारत और पाकिस्तान अगर मिल जाए, आपस में एकता बन जाए, तो सेना पे कितना खर्च हम लोग करते हैं वो सब कम हो जाएगा, उसको हम आर्थिक प्रगति में यूज करेंगे। ये अकबर को यहाँ फायदा हुआ, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए राजपूतों को खुश करने के इसने क्या किया, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया, और तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो आपको टैक्स लगता था, उसको खत्म कर दिया। अब आपको इस्लामिक सत्ता का दिन रहना है हिंदुओं को, तो आपको संरक्षण के लिए यहाँ पे जजिया टैक्स देना होगा, वो भी खत्म कर दिया। यानी इससे राजपूतों का विश्वास क्या हुआ, बढ़ा, राजपूतों का विश्वास बढ़ा। और जो राजपूत जिनसे वैवाहिक संबंध होता था उनको मनसबदारी में अच्छे अच्छे पद मिल जाते थे। मनसबदारी क्या होता था इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अकबर की प्रशासनिक नीति, तो प्रशासनिक नीति में भी यहाँ पर बहुत ही शानदार था इनका। इसके कारण सत्ता का इसने कभी भी, केंद्रीय प्रशासन जो था इसने क्या क्या सबको अलग अलग बंटवारा कर दिया था। आप देखिए कौन कौन सा विभाग किसके पास। सबसे बड़ा जो पद होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट था वो था वकील का, इसी को प्रधानमंत्री बोलते थे। आपका बैरम खां इसी पद पर था, तो वकील था जिसमें बैरम खां था। अकबर ने इसको बाद में महत्वहीन बना दिया। ये पद महत्वपूर्ण था, ठीक है, बैरम खां के तक, लेकिन उसने अकबर ने ही अपने जीवन काल में इस पद को बाद में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इसका वैल्यू घटा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि शायद कोई दूसरा बैरम खां पैदा ना हो जाए। उसको जितना पावर इसको दिया गया था तो उसको डर था कहीं कोई दूसरा बैरम खां पैदा नहीं हो जाए, मतलब उसी तरह कोई शक्तिशाली व्यक्ति ना बन जाए जो राजा का ही वैल्यू नहीं देगा, बादशाह का ही वैल्यू नहीं देगा। अगला जो पद था दीवान आला। दीवान आला क्या करता था, यह वित्त विभाग का प्रभारी था। मीर बख्शी यह सैन्य विभाग का हेड था, सैन्य विभाग का प्रमुख था ये मीर बख्शी। अगला सद्र सुद्र। सद्र सुद्र यह धार्मिक और दान संबंधी मामलों का प्रमुख था। सद्र सुद्र क्या करता, धार्मिक और दान संबंधी मामलों का ये हेड था। इसके बाद सद्र सुद्र हो गया, मीर बख्शी में डबल टाइप हो गया ये। तो इस प्रकार इसका केंद्र में था महत्वपूर्ण पद। अकबर का जो पूरा प्रशासन था ना वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था, यानी इसने सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए एक व्यवस्था लागू की जिसको मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। मनसबदारी व्यवस्था है क्या आखिर? अकबर के प्रशासन का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे ना उसने सैनिकों को साधा बल्कि जो मुगल प्रशासन के अधिकारी थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको भी इसने इसके माध्यम से नियंत्रित किया। अब क्या है इसका अर्थ, क्या होता है इसको समझिए। देखिए मनसबदारी, मनसबदारी किससे बना है, मनसब से। तो मनसब का अर्थ होता है, मनसब का जो अर्थ होता है अरबी भाषा के शब्द है, इसका अर्थ होता है पद या ओहदा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो हमारे लिए जो पे स्केल है बेसिक, जिसको बेसिक पे बोलते हैं 57,700, वो जो बेसिक पे होता है उसी बेसिक पे से हमारा क्या तो ओहदा पता चलता है कितना आपको, मतलब किसी का बेसिक पे कम है, समझिए हमसे छोटा व्यक्ति है, किसी का हमसे ज्यादा है तो वो हमसे बड़े पद पर है। यानी मनसब एक प्रकार से उसका पे स्केल समझिए, पद समझिए, ओहदा समझिए। और जिसका जितना बड़ा ओहदा उसको उतना सैनिक दिया जाता था, ठीक है,
उस सैनिक को बोलते थे सवार, ठीक है। और जात किसको बोलते थे? जो उसका ओहदा था, जो उसका पे स्केल समझिए, ठीक है। यानी तीन चीज है। मनसब का अर्थ हो गया पद या ओहदा जिसे सम्राट द्वारा दिया जाता था। अब पद दिया गया तो उसमें दो चीजें, एक हो गया जात, जात से क्या हो गया, उसका पे स्केल पता चलता था, ठीक है, कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना बड़ा अधिकारी है या कितना छोटा अधिकारी है, ये उसके किससे पता चलेगा? जात से। किसी मनसबदार के जात से ही हम पता कर लेंगे वो बड़ा अधिकारी है कि छोटा। सवार जितना जात होगा उसी के अनुसार उसको सवार दिया जाएगा, घोड़ा दिया जाएगा, ठीक है, युद्ध के लिए। अब शुरुआत इसकी कब हुई? अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष कब हो जाएगा? 1567 में। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की? 1567 में, 11वें वर्ष। 1556 में राजा बना, 11 साल के 1567 में उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू कर दी। अब इसको अपने शासन का 19वें वर्ष इसको पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया पूरे साम्राज्य के लिए। शुरुआत किया 11वें वर्ष में 1567 में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बाद में 19वें वर्ष में इसको 1575 में पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया। यहाँ पर दो चीजें हैं, जात और सवार, हमने शॉर्टकट में समझा दिया। यहाँ उसको थोड़ा डिटेल में भी आप समझ सकते हैं। इसको बाद में हालांकि ऐड किया गया था 1595-96 में। मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। जात क्या हो गया? व्यक्तिगत स्थिति, स्टेटस, यानी आपका स्टेटस। जैसे हमने मेरे पे स्केल से मेरा स्टेटस पता चलता है, दूसरे के पे स्केल से उसका स्टेटस पता चलता है ना, बेसिक पे कितना है, तो वही हो गया व्यक्तिगत स्थिति। और सवार से हो गया घुड़सवार, उसको कितना मिला है ना। घुड़सवार हर एक अधिकारी को मिलता था, उस घुड़सवार का मैनेजमेंट आपको अपने जात से जो सैलरी मिलता था उसी के अनुसार आपको करना था। तो जात और सवार आप समझ गए। अब देखिए मनसबदार भी तीन टाइप का था, तीन श्रेणी का। जो सबसे हाई रैंक का था प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का मनसबदार किसको बोलते थे? जिसके कहते हैं सवार की संख्या जात की संख्या के बराबर हो, जिसका सवार और जात बराबर हो। मान लीजिए हमको 5000 का जात मिला है, 5000 रैंक का जात मिला है और हमारा सवार भी 5000 है, दोनों 5000 है, ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया? हम फर्स्ट श्रेणी का जिसका जात और सवार बराबर है वो क्या हो गया? प्रथम श्रेणी का मनसबदार। द्वितीय श्रेणी का मनसबदार सवार की संख्या जात की संख्या के आधे या आधे से कम हो। मान लीजिए आप 5000 है जात और यहाँ सवार कितना है? 2500 या 2500 या 2500 से ज्यादा, आधे या आधे से ज्यादा, आधे या आधे से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? आधे या आधे से ज्यादा। ये हो गया द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। अब तृतीय श्रेणी का मनसबदार क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, यदि सवार की संख्या जात की संख्या के आधे से कम हो, अब जैसे 2500 है या 2500 से कम 2000 रहेगा, तो वो क्या होगा? तृतीय श्रेणी का। ये सबसे लो रैंक का अधिकारी हो गया। सबसे हाई रैंक जो रहेगा उसको जितना जात उतना ही सवार उसको दिया जाता है। इसने चेहरा और दाग प्रणाली भी व्यवस्थित किया था, चेहरा और दाग प्रणाली भी लागू कर दिया था, ताकि सेना में कोई भी कह सकते हैं गलत सैनिक ना शामिल हो सके। और घोड़े पर भी एक मोहर लगा दिया जाता था, है ना, शाही मोहर, ताकि युद्ध में घोड़े की अदला बदली ना की जा सके। किसी सैनिक का हुलिया चेहरा के बारे में पूरा डिटेल रहता था कि इतना नंबर का घोड़ा किस सैनिक के पास है, ताकि व्यक्ति भी ना बदल सके युद्ध करते समय और युद्ध करते समय घोड़ा भी ना बदला जाए। भुगतान की दो पद्धतियां थी। मनसबदारों को दो तरीके से दिया जाता था, कुछ को नगद दिया जाता था, है ना, कुछ को वेतन क्या था? नगद दिया जाता था, शाही खजाने से नगद वेतन। और कुछ को क्या था? जमीन दिया जाता था। इसी जमीन से आप अपने वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा जागीर दिया जाता था, और जहां से वे लगान वसूल कर अपना और अपनी सेना का खर्च जाते थे। हर कोई यही लेना चाहता था, जागीर। इससे क्या हो गया? उस एरिया के प्रकार से वो मालिक बन जाता था। और बाद में कभी कभी अगर शासक कमजोर हुआ तो वहां वो स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दिया करते थे बाद में। तो ये हो गया दो तरह के मनसबदार, एक होता नगदी और दूसरा होता था जिसको जमीन मिलता था, वो होता करा जागीरदार। तो अकबर से जुड़ा हुआ आई थिंक मुझे लगता है हमने सभी पॉइंट्स को छुआ है। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको जरूरी सहायता दी जाएगी। साथियों, अगर आप चाहते हैं आप पूरी तरह
जेट में सफल होना और 100% जो 18 साल के बाद आपको मौका मिला है, इस मौके को भूला ना। तो मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अब मॉक टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कैसे कीजिएगा, तो मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, एग्जाम फाइटर का ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करके आप मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज जहां पर आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा। मॉक टेस्ट सीरीज में 500 एमसीक्यू मिलेगा। 500 ये 500 एमसीक्यू अगर चाहते हैं आपको भी मिले तो एग्जाम फाइटर ऐप जो है ना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7541840154। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।